अमेठी सीट हॉट सीटों में से एक थी और अमेठी की अगर हम बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्मृति ईरानी पर ही विश्वास दिखाया गया। स्मृति ईरानी की अगर हम बात करें तो देखिए वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन वो चर्चा में तब और ज्यादा आई जब उन्होंने राहुल गांधी, आप समझ रही हैं, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक है, या फिर सबसे बड़ा चेहरा भी अगर कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। तो उनको जब हराया तो स्मृति ईरानी ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन जब किशोरी लाल शर्मा का नाम इस बार प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से सामने आया, तब पहले तो ये हुआ कि किशोरी लाल शर्मा यहां पर एक्टिव नहीं रहे हैं या फिर वो गांधी परिवार के नहीं है, तो शायद उन पर विश्वास ना दिखाए। लेकिन देखिए एक चीज यहां पर ये समझना भी जरूरी है कि क्योंकि अमेठी सीट खुद गांधी परिवार का गढ़ रही है, स्मृति ईरानी ने उसको भेदा, वो मोदी लहर का वक्त था, तो उस वक्त में उनके लिए थोड़ा आसान भी रहा, हालांकि उनको खूब इसके लिए प्रोत्साहन भी मिला था। लेकिन किशोरी लाल शर्मा कोई नया चेहरा कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ वो लंबे वक्त से जुड़े रहे और कांग्रेस पार्टी के बेहद करीबियों में से एक है। और किशोरी लाल शर्मा पर विश्वास इसलिए भी जनता कर सकती है क्योंकि वो सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में रायबरेली में काम संभालते रहे हैं, तो ये वजह है कि किशोरी लाल शर्मा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। और अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा इस बार के चुनाव में बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ा था, या फिर आप अगर पिछली कुछ खबरों पर नजर डालें तो कुछ ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी जो स्मृति ईरानी से जुड़ी सामने आई थी, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें स्मृति ईरानी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और यही वजह है कि आज 24,000 के बड़े अंतर के साथ में वो पीछे चल रही हैं। बिल्कुल, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमेठी सीट पर जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प है, और रायबरेली सीट जैसे कि कांग्रेस के खाते में ही रही है, उस पर भी अगर बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है कई ज्यादा वोटों के मार्जिन से आगे चल रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं और रुक करेंगे हम मनीष शर्मा जी का। मनीष शर्मा जी, देखा जाए तो अगर हम बिहार की बात करें तो वहां पर कई वोटों के मार्जिन से जेडीयू आगे चल रही है, उसका जो सीटों पर है वो बताया जा रहा है। फिलहाल रुझान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, नतीजों में फेरबदल भी हो सकती है, आंकड़ों में फेरबदल लगातार देखा जा रहा है। लेकिन अगर बिहार की राजनीति की बात की जाए और वहां पर नीतीश कुमार जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद अगर देखे जाए तो जनता जो है उसका क्या रुख देखने को मिलेगा और वहां की राजनीति में क्या कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए, मैं कह रहा जो बिहार है, बिहार खास करके और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिएगा कि ये जो कम्युनल जो टेंस का जो मसला था, कम्युनल जो पॉलिटिक्स है, वो बहुत लो लेवल पे चली गई इस चुनाव में। उसका जो उसके जरिए जो बीजेपी उस पर सवार होकर के बीजेपी जो आगे आती थी, वो बहुत लो लेवल पे चला गया है। और आप देखिएगा उसके चलते यह चुनाव जो है कोई मोदी फैक्टर इससे नहीं रह गया है, कोई इस तरह का लहर जैसा नहीं रह गया है। यह चुनाव एक तरह से बीजेपी के लिहाज से कॉमन चुनाव में बदल गया है, और ये रुझानों से हमको साफ साफ दिख रहा, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं। और दूसरा, लेकिन विपक्ष के लिहाज से अगर आप देखें तो उसके पक्ष में आमतौर पे यह जनता में बात चली गई है कि संविधान को खतरा है बीजेपी से, आरक्षण को हमारे खतरा है बीजेपी से, और हमारे जो भी थोड़ी बहुत रोजगार का जो सवाल है, जो सामाजिक न्याय का सवाल है, वो खतरा बना हुआ है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि सत्ता पक्ष के लिए जहां यह कॉमन चुनाव हो गया है, विपक्ष के लिए एक तरह से उस एक केंद्रीय नैरेटिव ये बनता हुआ यूपी बिहार में खासकर दिख रहा है कि संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, आरक्षण को बचाना है। आपको इसको आप इसको यूपी बिहार में आप इसको बहुत ठीक ढंग से अभी आप रुझानों में देखेंगे। अभी हमको ये लग रहा है कि ये रुझान और ज्यादा अभी बिहार में परिवर्तन होना, बिहार में इंडिया गठबंधन अभी और आगे जाएगा, और उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आगे की तरफ बढ़ रहा है, बीजेपी से ज्यादा। और मनीष जी, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी फेरबदल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से गठबंधन आगे बढ़ता नजर आ रहा है, बीजेपी की कुछ सीटें रुझानों में कम होती दिखाई दे रही है। हालांकि रुझानों से लगातार फेरबदल हो रहा है, लेकिन जब से शुरुआत हुई है 8 बजे से अगर हम देख रहे हैं, वोटों की गिनती की जब से शुरुआत हुई है, लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है वो पीछे चल रही है और इंडिया गठबंधन जो है वो बढ़त बनाए हुए है। इसी बीच जनता को आंकड़े भी बता देते हैं, जहां पर एनडीए फिलहाल 290 सीटों पर है और इंडिया गठबंधन 230 सीटों पर है। अन्य दलों की बात की जाए तो उनका भी 23 सीटों पर कब्जा है। इसी बीच खबर बता दें, जहां पर गांधीनगर से अमित शाह 4.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। अयोध्या से बीजेपी के लल्लू सिंह 5000 वोट से पीछे चल रहे हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा 14,000 वोटों से आगे।
गाजीपुर से अफजाल अंसारी 28,000 वोट से आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं गाजीपुर की अगर बात की जाए। और इसी बीच हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हनुमंत राव जी जुड़े हुए हैं। हनुमंत जी, अगर गाजीपुर की बात की जाए तो वो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कह लेते हैं कि काफी अहम हिस्सा रहे हैं। जिस तरीके से अफजाल अंसारी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुनाने की भी कोशिश की गई थी कि जिस तरीके से बीजेपी ने ये कहा था कि अफजाल अंसारी, उन्हें ये लग रहा था कि अफजाल अंसारी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वहां पर अब माफिया राज जो है वो खत्म होने वाला है, बीजेपी राज जो है वो शुरू होने वाला है। फिलहाल अफजाल अंसारी 28,000 वोट से आगे हैं। क्या कुछ इस पर आपका नजरिया है? देखिए, अफजाल अंसारी के लिए जो इक्वेशंस थे उसमें माइनॉरिटी का वोट, कंसोलिडेटेड वोट उनको मिला है। साथ ही जो सपा का काडर वोट है और जो कांग्रेस का वोट है, इंडिया गठबंधन का जो वोट है, वो उनको मिला है। और थोड़ी बहुत एक सहानुभूति भी उस स्थानीय स्तर पे थी उस परिवार के प्रति। तो मुझे लगता है कि ये सारे फैक्टर्स कुछ इस तरीके के थे कि अफजाल अंसारी की सीट को बहुत ज्यादा खतरा दिखाई नहीं दे रहा था। और जिस तरीके की वोटिंग हुई थी उसमें ऐसा लग रहा था कि अफजाल अंसारी निश्चित रूप से अपनी बढ़त बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे समीकरण उनके फेवर में थे। सहानुभूति भी थी, काडर वोट भी थे, माइनॉरिटी का एक कंसोलिडेटेड सपोर्ट भी था। तो ये सारे फैक्टर्स जो है उनके लिए प्लस था। बिल्कुल, और हमारे साथ लगातार अंकुर ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं। देखा जाए अंकुर जी, तो अगर अयोध्या की बात करें तो फिलहाल बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को हमेशा से ही भुनाया है, चाहे 2014 की बात की जाए या फिर 2019 की। और इस बार राम मंदिर निर्माण हो गया, उसके बाद भी राम मंदिर जो है एक अहम मुद्दा रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर काफी आश्वस्त भी थी कि उनका प्रत्याशी जो है जीत सकता है। लेकिन फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं वहां पर बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह जो है वो काफी ज्यादा वोटों के अंतराल से पीछे चल रहे हैं। जी अवंतिका जी, असल में यही मुद्दा है कि मैं कई सारे बीजेपी नेताओं से भी बात कर रहा था अलग अलग क्षेत्रों में। इनफैक्ट जब मेयर का भी चुनाव हुआ था पीछे अयोध्या में, तो किसी कांग्रेस के नेता को स्विच करके लाया गया था और उनको मेयर बनाया गया पार्टी ज्वाइन करा के। तो काफी वहां पे संत समाज भी अपने अपने जगहों पे असंतुष्ट था इससे पहले भी। और कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ अयोध्या नहीं, बाकी जगहों पे भी थोड़ा शिथिल पड़ता हुआ दिखा है जैसे जैसे फेजेस में गए। और उसके बाद कई सारे मुद्दे आए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया, जो लोगों के बीच में एक चर्चा तो बना था, भले उसका प्रभाव 19-20 हो। और कहीं ना कहीं भाजपा उस टाइमिंग भी, अब जैसे उसकी हुई राम मंदिर की और उसके बाद का चुनाव में एक बहुत बड़ा गैप हुआ है और चुनाव भी काफी लंबा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी चीजें वहां पे दिख रही हैं कि जो लोकल व्यवस्था है, परिवर्तन है, जो लोकल मुद्दे हैं, उनका इस चुनाव में थोड़ा उसकी भूमिका ज्यादा रही है। बिल्कुल, अभी जैसे जी। आप अभी देख पा रही होंगी कि बिहार में आरके सिंह भी पीछे चल रहे हैं। आरके सिंह ने, जबकि अब जमीनी स्तर पे अगर आरा जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि काफी सारा विकास कार्य उन्होंने किया है वहां पे। लेकिन एक एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो वहां पे अभी हम लोग को देखना चाहिए, जो पवन सिंह काराकाट से लड़ रहे हैं। भले उनकी खुद की भूमिका ज्यादा ना रही हो, लेकिन उन्होंने एक कुशवाहा वोटरों को आरा में नाराज कर दिया और राजपूत वोटर आपके काराकाट में नाराज हो गए, जिससे सीपीआई और लेफ्ट पार्टियां 2 सीटों पे आगे चल रही हैं बिहार में, जो आश्चर्यजनक है, लेकिन ये दोनों पार्टियां आगे चल रही हैं। इसी तरह आप झारखंड जाएंगे तो निशिकांत दुबे थोड़ा पीछे चल रहे हैं। अभी हमने पीछे चर्चा करी थी कि सपा ने उम्मीदवारों को चेंज किया। तो मैं आपको बताऊं कि गोड्डा में पहले कांग्रेस ने किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाया था, बाद में एक रात में प्रदीप यादव जी को बनाया गया, जो अभी आगे चल रहे हैं। भले कांटे की टक्कर है वो, 1900 2000 वोटों का अंतर है, बट मैं वही आपको दिखाना चाह रहा था कि इस बार इंडिया गठबंधन थोड़ा अच्छे से लड़ रहा है। और जैसे भाजपा ने सिंहभूम से झारखंड में गीता कोरा जी को लाया, जो उनके पति मधु कोरा जी पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी को लेके आए और वो अब पीछे चल रही हैं और वहां से जेएमएम आगे चल रही है।
बिल्कुल, कहीं और ना जिस कहीं तरीके से शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो बड़े मार्जिन से जो है पीछे हटता नहीं दिखाई दे रहा है, काफी कम मार्जिन रह गया। इसी बीच बड़ी खबर जनता को बता देते हैं, जहां पर स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। यूपी में मोदी सरकार के 6 मंत्री पीछे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 6 मंत्री पीछे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, अजय मिश्रा पीछे चल रहे हैं। महेंद्र नाथ पांडे और अनुप्रिया पटेल भी पीछे चल रही हैं। राहुल गांधी 87,026 वोटों से आगे चल रहे हैं। रायबरेली की बात की जाए तो राहुल गांधी 87,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के रुझान सामने आए हैं, जहां पर बीजेपी की ओर से 238 सीटों पर है, टीडीपी 16 सीटों पर, कांग्रेस भी और सपा की बात करें तो 33 सीटों पर, कांग्रेस 97 सीटों पर, बीजेपी को 65 सीटों का हो रहा है नुकसान। इलेक्शन कमीशन की ओर से आंकड़े जारी किए गए हैं, जहां पर बीजेपी को 65 सीटों पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी 238 सीटों पर, जेडीयू 15 सीटों पर, टीडीपी 16 सीटों पर, एसपी 33 सीटों पर, टीएमसी 28 और डीएमके 21 सीटों पर। बीजेपी को 65 सीटों का हो रहा है नुकसान, इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी आंकड़े बता रहे हैं। और यूपी में मोदी सरकार के 6 मंत्री भी पीछे चल रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, अजय मिश्रा पीछे चल रहे हैं। वहीं महेंद्र नाथ पांडे और अनुप्रिया पटेल भी पीछे चल रहे हैं। तो यूपी में 6 मंत्री पीछे चल रहे हैं। और रायबरेली की बात करें तो राहुल गांधी 87,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के रुझान सामने आ रहे हैं। बीजेपी 238, टीडीपी 16, जेडीयू 15 सीटों पर कब्जा जमाए हुए है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 97 सीटों पर और समाजवादी पार्टी 33 सीटों पर कब्जा जमाए हुए है। तो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के आंकड़े सामने आए हैं, यूपी में 6 मंत्री पीछे चल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य अपडेट्स के साथ। और ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी में 6 मंत्री पीछे चल रहे हैं। केरल के रुझानों में बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर आगे, त्रिशूर से बीजेपी के सुरेश गोपी आगे चल रहे हैं। पंजाब में 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे। केरल के रुझानों में बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी खबर, केरल के रुझानों में बीजेपी 2 सीटों पर आगे। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। त्रिशूर से बीजेपी के सुरेश गोपी आगे चल रहे हैं। पंजाब में 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, जहां पंजाब में कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी की क्लीन स्वीप तय है। गुजरात में बीजेपी का भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पंजाब में कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी आप तो बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं इलेक्शन रूम का, जहां पर हमारे साथ गरिमा वाजपेयी भी लगातार जुड़े हुई हैं। गरिमा, अगर हम मध्य प्रदेश के रुझानों की बात करें तो मध्य प्रदेश के 29 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है फिलहाल के जैसे रुझान और उनके आंकड़े सामने आ रहे हैं। बिल्कुल अवंतिका ठीक कह रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे अहम सीट है छिंदवाड़ा, जहां पर नकुल नाथ पीछे हो गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही थी कि कोई झटका यहां पर उसको ना लगने पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने बताया कि सभी सीटों पर बीजेपी आगे है, तो कहीं ना कहीं अपने मकसद में सफलता हासिल करते हुए नजर आ रही है। ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अगर छिंदवाड़ा पर भारतीय जनता पार्टी आती है तो ये एक बहुत बड़ा, सिर्फ एक सीट की बात नहीं होगी, संदेश बहुत बड़ा होगा, जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा कांग्रेस पार्टी को। नकुल नाथ लगातार बड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से यहां पर नुकसान होने की बात सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं सोचना होगा, उस पर विचार कांग्रेस पार्टी को जरूर करना होगा। वहीं अगर बाकी की सीटों की हम बात कर ले तो देखिए, अलग अलग जगहों से अभी रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन एनडीए 292 पर पहुंच चुका है और इंडिया 228 के साथ में फिलहाल एनडीए से रुझानों में पीछे नजर आ रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन देखिए, आप पल पल में जो रुझान है वो बदलते भी जा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ मिनटों पहले
ही ये एनडीए का आंकड़ा 310 के लगभग पहुंच गया था, और जिस तरीके से लगभग 10 से 15 का जो गिरावट है वो आई है, ये भी अपने आप में बहुत है। यानी रुझानों और नतीजों के बीच का जो अंतर है वो अभी भी कुछ घंटों के लिए शेष बचा हुआ है, तो इंतजार कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इलेक्शन कमीशन जो साइट है उस पर एकदम सटीक चीजें निकलकर सामने आ रही है। विशाल हमारे साथ में है। विशाल, चुनावी महासमर, लगातार इस कार्यक्रम के जरिए आपने चुनाव की हर एक खबर दर्शकों तक पहुंचाई है। आज जब नतीजों का दिन है, हम पत्रकारों के लिए भी बड़ा दिन होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के नतीजे फिलहाल सबसे खास और सबसे सटीक निकलकर सामने आ रहे हैं। यूपी की सीटों की ये आपने तस्वीर खोल रखी है, 35 पर बीजेपी और 34 पर एसपी, ये क्या कुछ कह रहा है? देखिए, वो 35 पर बीजेपी और 2 पर आरएलडी है। लगभग 37 सीटों पर एनडीए गठबंधन आ गया। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 42 सीटों पर आ गए। सबसे बड़ा जो बदलाव है वो यूपी में ही हुआ। हम छिंदवाड़ा की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार भी ध्यान रखना होगा कि बंटी साहू कितने कम वोटों से हारे थे। हमें बात करनी चाहिए विदिशा सीट की, जहां पर 3 लाख वोटों से आगे हैं। हम बात अगर आरजेडी की करें, आरजेडी की जो भीड़ दिख रही है, तो आपसे सीट नहीं मिली है, उन्हें 5 सीटें मिली है मात्र। तो जो इंडिया गठबंधन को नुकसान हो रहा था यूपी में, जैसा हम लोग देख रहे थे, एग्जिट पोलों में देख रहे थे, वैसा कहीं कुछ नजर नहीं आया। यूपी में इंडिया गठबंधन ने बढ़त की है, एनडीए गठबंधन को लॉस हुआ है। और बीजेपी के लिए अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी एक जो सेटबैक है कि यही है कि उन्होंने यूपी में इतना नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र की हम बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में लगातार देखिए आप किस तरीके से सीटें बढ़ी हैं इंडिया गठबंधन की। वहाँ जो सिंपैथी वोट उद्धव ठाकरे के साथ था वो है। कर्नाटक में देखिए किस तरीके से बीजेपी ने फाइट की है, तेलंगाना में बीजेपी ने फाइट की। तो बीजेपी ने अगर हिंदी बेल्ट में कमजोरी हुई है, लेकिन वो जाकर साउथ में लड़ के आई है। लेकिन जो नतीजे हैं, 292 सीटें एनडीए को, 228 सीटें इंडिया गठबंधन को, और इसमें भी आधा दर्जन मंत्री आपके पीछे हैं। जब स्मृति ईरानी 32,000 से पीछे हैं, 7-8 हजार वोट से अजय मिश्रा टेनी पीछे है, तमाम मंत्री जो पीछे चले, कौशल किशोर 30,000 वोटों से पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और ये अहम नाम है जो कहीं ना कहीं चर्चा में रहे, कौशल किशोर मोहनलालगंज से। यहाँ पर भी इनका पीछे होना अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, क्योंकि लगातार जीत हासिल करते रहे। लेकिन यूपी की आपने सभी जगहों की बात कर ली विशाल, यूपी की बात करें 80 सीटें हैं, और ये नंबर सत्ता में आने के लिए 7 होना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सपा का बराबरी का टक्कर देना, क्या बीजेपी यूपी में मुख्यमंत्री योगी के होते हुए कमजोर पड़ी? देखिए, इसमें स्थानीय मुद्दे यूपी में चले, यूपी में नहीं चला 370, ये साफ कह सकते हैं आप नहीं कह सकते कि भाई अब 6,000 वोट से अवधेश प्रसाद आगे हैं अयोध्या में। राम मंदिर की इतनी बड़ी लहर, आप राम मंदिर गई तो आपने वहां देखा, और जो लोग गए, मैं खुद भी गया तो मुझे भी लगा कि भाई इस बार तो, लेकिन वहां से लल्लू सिंह जो चुनाव 6,000 से पीछे हो गए, हिसाब से तो उन्हें जीत जाना चाहिए था। यहाँ पर जो पीडीए था वो काम किया, जो स्थानीय मुद्दे थे वो काम किए। और देखिए, पूर्वांचल में जितनी बढ़त पर हैं, 30,000 वोट से गाजीपुर में अफजाल अंसारी आगे हैं। अगर हम देखें 7,000 वोटों से आपका राजीव राय हारे हैं। तो पूर्वांचल इलाहाबाद में अब जो नीरज त्रिपाठी आगे हैं, लेकिन बहुत सीटों पर नहीं आगे। और सबसे अहम बात, जो एनडीए का घटक दल, वो अनुप्रिया पटेल का अपना दल, सोनीलाल पटेल था, उनको देखिए दोनों सीटों पर पिछड़े हुए हैं। और उनका वही बयान था जो राजा भैया को कहा, दोनों सीटों पर पिछड़े नजर आए हैं। यानी स्थानीय मुद्दे, जैसे मेन अगर बात करें तो स्थानीय मुद्दे उत्तर प्रदेश में निकलकर सामने आए, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि आज बराबरी पर लगभग 1 सीट का अंतर हम देख ले। इलेक्शन कमीशन की साइट खुली हुई है, 34 पर एसपी और बीजेपी 35 पर सिमट गई है। विशाल, उत्तर प्रदेश की ही कुछ और सीटों पर हम विस्तार से बात करते हैं। अमेठी स्मृति ईरानी, मैनपुरी डिंपल यादव, और इसी तरीके से कन्नौज से अखिलेश का उतरना, ये वो सीटें हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है और जिन पर हार जीत बहुत अहम हो जाती है। अमेठी में अगर स्मृति ईरानी को नुकसान होता है तो इसको किस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में आप देखेंगे? कांग्रेस के लिए भले ही वो सत्ता में आए ना आए, लेकिन स्मृति ईरानी का हारना और अमेठी का कांग्रेस को जीतना कितना जरूरी आपको लग रहा है? देखिए, गौरीगंज एक विधानसभा है, वहाँ पर सारा विकास गौरीगंज में ही हुआ, ये वहाँ के लोग कहते हैं कि गौरीगंज में ही घर बना, गौरीगंज में ही बताया गया कि स्कूल आया, गौरीगंज तक ही सड़क बनी। और किशोरी लाल शर्मा, हम अभी नाम सुन रहे होंगे, लेकिन जो लोग कांग्रेस को कवर करते हैं, जो लोग पूरी यूपी की राजनीति देखते हैं, वो जानते हैं कि 40 साल से रायबरेली अमेठी में सांसद प्रतिनिधि कौन था लोग, और उन्होंने चैलेंज टिकट किया है। वहां से दीपक सिंह जो एमएलसी रहे, उन्होंने कहा कि भाई किशोरी जी तो मांग रहे हैं गठबंधन के, उनका नहीं, मुझे टिकट दीजिए, मैं जीत के दूंगा। 32,000 वोटों से आगे हैं और कोई कह नहीं सकता था। देखिए, आमना सामना हुआ चुनाव में, शिकायत हुई, और जिस तरीके से उन्होंने एक एक मुद्दा उठाया, अगर अगले दिन आप वापस मुंबई चली गई या दिल्ली चली गई तो उन्होंने कहा लेकिन देखिए आपकी सांसद जी चली गई। और सबसे बड़ा मुद्दा जो वहां पर हिट किया वो 13 रुपए किलो चीनी थी। बहुत वादे के साथ कह के आई थी स्मृति ईरानी 19 में कि 13 रुपए किलो चीनी मैं दूंगी, और यहाँ के हर एक युवा को। वैसे भी कई सारे वीडियोस थे जो पहले भी मीम्स उस पर बनते रहे। अच्छा, क्या वजह रही अगर स्मृति के लिहाज से देखें तो स्मृति को नुकसान के पीछे क्या वजह? क्योंकि कुछ खबरें भी उनसे जुड़ी सामने आई थी पत्रकारों के साथ, चाहे उनका रवैया रहा हो या फिर जो कंट्रोवर्सीज हुई, क्या उनकी वजह से भी नुकसान है?
देखिए, एक चीज मान लेनी चाहिए कि जनता से बड़ा कोई नहीं है, और जनता जनार्दन इसीलिए कहा जाता है। अगर आपको 55,000 से जिताया था तो आप ये समझ लीजिए आपको 55,000 बार ज्यादा मेहनत करनी थी वहां। आपने राहुल गांधी को हराया था, और राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी जीत है। कांग्रेस पार्टी की यूपी में इसलिए बड़ी जीत है क्योंकि वहां पर कोई बड़ा नेता नहीं आया जो लैमलाइट में आता हो। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अमेठी रायबरेली में 40 साल तक सामाजिक कार्य करते आए, और किशोरीलाल शर्मा 32 हजार से जीत रहे हैं। मतलब जीत क्या मतलब, आगे चल रहे हैं। एक जीत का आंकड़ा तो छू सकते हैं कुछ ही देर में, या स्मृति ईरानी ऐसा कुछ कर दे। लेकिन वहां पर विधानसभाओं में गायत्री प्रसाद प्रजापति जो कि जेल में, उनका परिवार इनके लिए वोट मांग रहा था, और जो खुल के लड़ाई सामने आई। यहाँ पर तमाम लोगों ने कहा जरूर कि भाई रायबरेली अमेठी हम 5-5 लाख से जीते। जिन्होंने बड़े बयान दिए हैं, 5-5 6-6 लाख की बात की है, उन्हें जनता ने बता दिया कि भाई उनके पास शब्दों की मुझे लगता है थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी होगी। बिल्कुल, सुब्रत पाठक से बात आई तो कन्नौज पर बात करना जरूरी है। कन्नौज से अखिलेश के लिए कहीं ना कहीं कहते हैं ना, इज्जत वाली बात है। पत्नी के हार का बदला भी सुब्रत पाठक से लेना है, तो इस बार क्या देख पाएंगे आप वहां पर? देखिए, मैं तो गया था कन्नौज, और मैंने वहां दोनों प्रत्याशियों को एक एक वोट के लड़ते देखा, और लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो बड़े अलग से हैं। अखिलेश यादव वहां आगे चल रहे हैं। देखिए, बयान यहाँ पे बयान बहादुर बने थे। आप 2 लोकसभाएं ले लीजिए, घोसी और सुब्रत पाठक, यानी कन्नौज। इन दोनों लोगों ने वो वादे कर दिए जो मुझे लगता है कि यही बड़ी बात थी कि नरेंद्र मोदी दोनों जगह नहीं गए। जहां पे आप अमेठी नहीं गए, वो आजमगढ़ नहीं गए, इन जहां पर लोगों ने ये कहा कि मैं, अब आप बलिया देख लीजिए, बलिया में भी यही हाल है। नारद राय कह के बहुत आए थे, मात्र छोटा मार्जिन है वहां पर, बहुत बड़ा मार्जिन भी नहीं है। तो बयान बहादुरों से भाजपा ने भी दूरी बनाई थी, और कांग्रेस और सपा ने भी दूरी बनाई थी। यहाँ जनता सर्वोपरि है, और जो जनता का फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। मुझे तो ये लगता है जो आंकड़े आ रहे हैं, उन्होंने तो कई जगह और कई लोगों को ये परेशान किया। जब हम लोग भी उस दिन एग्जिट पोल पर थे तो 400 का आंकड़ा आ रहा था, और 410 तक पहुंच गए थे। लेकिन आज मैं सुबह से देख रहा हूँ, और एग्जैक्ट पोल में अभी तक आंकड़ा 350 भी नहीं पहुंचा है। बिल्कुल, अभी तक 350 को नहीं छू पाए हैं, तो ये बड़ी बात है। विशाल, एक और सीट है जिस पर बात करते हैं, और वो है डिम्पल यादव की सीट, मैनपुरी। उनके ससुर मुलायम सिंह यादव की संसदीय सीट रही है, और यहाँ पर बीजेपी कभी जीती नहीं है और समाजवादी पार्टी कभी हारी नहीं है। तो दोनों के लिए बहुत अहम हो गया है कि बीजेपी चाहती है कि कम से कम यहाँ पर सेंधमारी करने में वो कामयाब हो पाए, और इस बार डिम्पल यादव मैनपुरी से है, तो ससुर को जो प्यार मिलता रहा, क्या बहू को भी, बहू रानी को महारानी मैनपुरी की बनाया जाएगा? हाँ, बिल्कुल। उसका कारण है कि कोई लड़ने को तैयार ही नहीं था। ठाकुर जयवीर सिंह का नाम, ठाकुर जयवीर सिंह हम उसी दिन समझे, वरना जयवीर सिंह मैं जानता था। जब ठाकुरों का विरोध हुआ तो कहा टिकट नहीं दिएगा, तो ठाकुर जयवीर सिंह को टिकट दी गई, और मंत्री हैं यूपी में। और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको उस तरीके से ना संगठन लड़ाने के लिए तैयार था, और ना लोग हजम कर पा रहे। तो डिम्पल यादव के लिए अखिलेश यादव ने मेहनत की थी, मुलायम सिंह का नाम जुड़ा हुआ था, तो उसका फायदा उन्हें मिला है। गरिमा, बिल्कुल, साफ तौर पर तो देखिए अवंतिका, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की ये सीटें बड़ी अहम हो जाती हैं, और लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। 292 पर एनडीए यहाँ पर है, और 228 के साथ में इंडिया गठबंधन जो है वो नजर आ रहा है। तो ये रुझानों की तस्वीरें हैं जो सामने आ रही है। हालांकि कई जगहों पर आप देखिए किस तरीके से जश्न जो है वो मनाया जाना शुरू हो चुका है। टीवी स्क्रीन की तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, और किसको जनादेश और क्या होगा संदेश, ये बड़ा सवाल जो नतीजों के साथ जिसका जवाब मिल जाएगा। फिलहाल सबसे ऊपर देखिए, नजर डालिए हमारी टीवी स्क्रीन पर, हमने आसान तरीके से पूरी तैयारी कर रखी है ताकि दर्शक समझ सके कि किस सीट पर कितने लोग आगे चल रहे हैं। 292 पर साफ तौर पर एनडीए जो है वो आगे नजर आ रही है। अवंतिका, बिल्कुल, और बिल्कुल गरिमा, देखा जाए तो जिस तरीके से आपने भी चर्चा की सीटों को लेकर के, कहीं ना कहीं एक बड़ा मार्जिन जो है वो उन चर्चित सीटों पर देखने को मिल रहा है जहां पर बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी, जैसे कि अमेठी सीट की बात करें तो वहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं पहुंचे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि अमेठी से स्मृति ईरानी की जो जीत है वो निश्चित है। हालांकि जो रुझान सामने आ रहे हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह राजू जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र जी, देखा जाए तो राहुल गांधी दोनों सीटों पर लगातार आगे चल रहे हैं। वायनाड की बात की जाए या फिर रायबरेली की, दोनों सीटों पर ही राहुल गांधी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अनम्यूट कर लीजिए राघवेंद्र जी। रायबरेली जो है गांधी परिवार की परंपरागत सीट है जी, और आपने जिस तरीके से देखा कि लगातार हमलावर सत्तारूढ़ दल जो है राहुल गांधी को घेरे रहा। कभी राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू कहा, कभी व्यंग्यबाण किसी न किसी रूप में सत्तारूढ़ पार्टी ने राहुल गांधी पे चलाए। ये निश्चित तौर पर है कि एक बड़ा फैक्टर जो भी रहा हो, राहुल गांधी ने उन सब गलतियों में कुछ सुधार किया और
वही बात अमेठी में आपको दिखी। अमेठी में जिस तरीके से विधान परिषद के जो एकमात्र अच्छे नेता थे दीपक सिंह ठाकुर, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, मुकदमा दर्ज होता है। और जिस तरीके से आपने देखा कि छत्रियों के नाराजगी के वीडियो और उनके खिलाफ जगदीशपुर थाने में एफआईआर दर्ज होती है, उसका इम्पैक्ट राहुल गांधी की सीट पर भी पड़ा, यहां पर भी बड़ी स्थिति में जो वैसवाड़ा क्षेत्र है। और जिस तरीके से अदिति सिंह भले ही वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई हों, विधायक हैं, और इसके बाद उनके जो पिता थे अखिलेश सिंह जी, उनका वहां के भाजपा प्रत्याशी ठाकुर दिनेश प्रताप सिंह जो मौजूदा मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री से उस बैसवाड़ा में एक बहुत बड़ी छवि के नेता अखिलेश प्रताप सिंह रहे हैं। वो कई बार चुनाव जीते और उनकी जो दबंग छवि थी, अदिति सिंह वहां पर चुनाव में नहीं गई, और इसका भी बहुत बड़ा फायदा राहुल गांधी को मिला। मैं समझता हूं करीब करीब मैं देख रहा था कि वो, और अभी आपके में तो खैर 292 दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे में जो एग्जैक्ट पोल आ रहा है उसमें 279 249। तो मैं समझता हूं कि लड़ाई बड़ा नेक्स्ट टू नेट है। अलग अलग जो आ रही है रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो बहुत बड़ी उम्मीद लोग मान रहे थे कि नहीं, मैंने उद्धव ठाकरे जी को परास्त कर दिया, मैंने जो है शरद पवार को बिल्कुल जमींदोज कर दिया, उनके सगे भतीजे अजीत पवार को तोड़ दिया, और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी को सिंबल भी दे दिया गया शिवसेना का, और इसके बाद अजीत पवार को भी सिंबल मिल गया। लेकिन यहाँ पर सिंबल नहीं, दिल और आत्मा से जुड़े हुए जो लोग बाल ठाकरे या माननीय उद्धव ठाकरे से थे या शरद पवार जी से थे, तो ये तमाम चीजें जो आ रही, पंजाब में अभी आपने आंकड़ा दिखाया, तो इसका मतलब है पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जितना बड़ा वहां पर आकलन लगाकर चल रही थी, वो उतना कुछ नहीं दिख रहा है। हिमाचल उनका कुछ ठीक नजर आ रहा है, जम्मू कश्मीर में भी आप देख रही हैं कि बराबर की फाइट है, और जो आप देख रही हैं राजस्थान में जिस तरीके से दिखा रहे थे कि वहां पर स्वीप करेगी, ऐसी स्थिति नहीं है। हरियाणा में भी ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अमूमन जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, फिलहाल अगर उनकी बात कर ले तो बीजेपी उन जगहों पर जहां पर बीजेपी खुद सत्ता में है, फिर चाहे हरियाणा की बात की जाए या फिर राजस्थान में, कुछ आंकड़े जो है वो कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी का पीछा होना कुछ और ही कह रहा है। और हमारे साथ लगातार अंकुर ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो कुछ देर पहले हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे टीवी स्क्रीन पर, जहां पर टीएमसी के जो कार्यकर्ता या समर्थक हैं, उन्होंने जश्न मनाने की शुरुआत कर दी है। टीएमसी को बढ़त मिलती हुई पश्चिम बंगाल में दिख रही है। हालांकि देखा जाए तो जिस तरीके से अगर पश्चिम बंगाल में देखें तो प्रधानमंत्री ने भी खूब जनसभाएं रैलियां की हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहा जा रहा था कि उनकी डिमांड है, योगी आदित्यनाथ की डिमांड जो है वो पश्चिम बंगाल में है, वो भी पहुंचे थे और हमलावर दिखाई दिए थे विपक्ष पर। लेकिन अगर फिलहाल अभी रुझानों की बात की जाए तो रुझान कुछ और ही बयां कर रहे हैं, यानी कि ममता बनर्जी का जो कब्जा है पश्चिम बंगाल पर, टीएमसी का जो कब्जा है, वो इतनी आसानी से बीजेपी के पक्ष में आने वाला नहीं है। अंकुर जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, पश्चिम बंगाल की स्थिति को समझने के लिए वहां की जमीनी स्थिति और हकीकतों को समझना बहुत जरूरी है। विधानसभा चुनाव में भी जो भाजपा ने गलती करी थी, वही गलतियां उन्होंने इसमें भी दोहराई हैं। जी, जो उनका काडर था या उनके जो कार्यकर्ता वहां पे सारा पीछे भी जब टीएमसी की सरकार आती है और जो भी वहां की घटनाएं होती हैं, हिंसक घटनाएं होती हैं, उन सारे लोगों को कहीं ना कहीं पिछले 2 चुनावों से नेग्लेक्ट किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में संगठन के मामले में भाजपा, जो संगठन के मामले में बाकी जगह पे बहुत मजबूत दिखती है, वो पश्चिम बंगाल में बहुत ही कमजोर दिख रही थी। जैसे मैं एक वाकया बीरभूम करके कंस्टिट्यूंसी में हुआ था, वहां से जिनको इन्होंने टिकट दिया उसका कैंडिडेचर ही कैंसिल हो गया। कोई आईपीएस थे जो उससे आए थे। इसी तरीके से बाकी जगह पे भी संगठन में आयातित लोग ज्यादा थे, इंपोर्ट किए वाले लोग थे, तो वहां पे जो पोल मैनेजमेंट है उसमें ममता हमेशा इनसे 20 रही है, और वो अभी भी रुझानों से एकदम क्लियर दिख रहा है। फिर भी मैं बोलूंगा कि कुछ सीटों पे जो मार्जिन है
अभी मैं वही देख रहा था, कुल 65 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे 5,000 से कम का भी मार्जिन चल रहा है। तो ये जो रुझान है, ये जो बड़े क्लोज फाइट्स चल रहे हैं, तो हर बार जैसे ही बैलेट्स खुलेगा, अभी मैं गुजरात में मैं किसी से बात कर रहा था ड्यूरिंग द ब्रेक, जी तो वहां भी मुझे पता चला कि 3 सीटों पे काफी क्लोजेस्ट फाइट है, जो अगले जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे तो उसमें चलेगा। पाटन सीट से अभी कांग्रेस आगे चल रही है, बनासकांठा में अच्छी फाइट है, आनंद में अभी आगे चल गई है भाजपा, लेकिन एक दो जो विधानसभाएं हैं वहां पे फाइट और क्लोज होंगी। तो पश्चिम बंगाल का जब अगर वापस आते हैं पश्चिम बंगाल में, तो वो क्लियर वहां पे भी ग्राउंड पे दिख रहा था कि पब्लिक तो आ रही थी, लेकिन पब्लिक में विश्वास नहीं था कि वो जाके वोट डाल पाए। और उनको जो बिल्कुल प्रबंधन के लिए वहां पे जो टीम चाहिए, ग्राउंड की जो टीम चाहिए, उसमें भाजपा थोड़ी 19 लग रही थी। बिल्कुल। और वहीं अंकुर जी ये भी देखें अगर तो जीत का जो मार्जिन है वो ना सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि एनडीए और इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करती है तो वहां पर जीत का मार्जिन काफी कम देखने को मिलेगा इस बार। जिस तरीके से आंकड़े और फिलहाल के रुझान जो सामने आ रहे हैं उनमें कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मात्र 2-3 हजार से प्रत्याशी आगे पीछे चल रहे हैं। तो जीत का मार्जिन यहाँ पर भी एक बड़ा खेल जो है वो दिखा रहा है। अगर आप वोटों के प्रतिशत को साथ में मिलाते हैं, जी इंडिया और एनडीए अलायंस को, तो बहुत ज्यादा नहीं रहा वहां पे भी। तो वो फाइट एकदम तरफ से। बिल्कुल। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी। तो जैसा मैं बोल रहा था कि दोनों तरफ से फाइट काफी क्लोज चल रही है। आप राज्यवार भी जाएंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार में फिर भी जेडीयू के आने से भाजपा को काफी लाभ हुआ है, तो थोड़े अच्छे पोजीशन में है बाकी जगहों से। झारखंड में 5 सीटें प्लस पे जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन आगे है। इन सब जगहों से जो नुकसान हुआ है उसकी कहीं से भरपाई उड़ीसा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बाकी साउथ के कुछ राज्यों से हुई है। तो इस सब से मिला के एनडीए अभी बहुमत के आंकड़े के आसपास दिख रहा है। बट मैं अभी भी बोलूंगा कि हमें थोड़ा नजर बनाए रखने की जरूरत होगी, क्योंकि 65 लोकसभा एक डिसाइसिव नंबर है इन सब में, बिल्कुल और जहां पे मार्जिन बड़ी क्लोज चल रही है। कभी कांग्रेस आगे जा रही है या इंडिया अलायंस आगे जा रहा है, कभी एनडीए आगे जा रही है। तो अभी घंटे दर घंटे में वो भी क्लियर होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे राउंड सब निकल रहे हैं उसमें। बिल्कुल। और राघवेंद्र सिंह राजू जी आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वायनाड सीट पर और रायबरेली सीट पर, दोनों ही सीटों पर राहुल गांधी जो है वो आगे चल रहे हैं। अब अगर जब परिणाम सामने आएगा और उसके बाद अगर दोनों ही सीटों पर राहुल गांधी की जीत होती है तो यहाँ पर कौन सी सीट पर राहुल गांधी रहेंगे और किसको छोड़ेंगे, एक ये भी बड़ा सवाल जो है वो सामने आ रहा है। देखिए ये निश्चित तौर पर है, लेकिन जिस तरीके से गांधी परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली रही है, जी तो मैं समझता हूं, और न्याय यात्रा के बाद जिस तरीके से दक्षिण से यात्रा शुरू करके और जिस तरीके से सड़कों पर राहुल गांधी जी उतरे और राहुल गांधी जी संघर्ष की जिस रणनीति में सामने आए, उसका पूरे देश में सारे दलों में एक निश्चित तौर पर सुगबुगाहट तो थी। तर्क वितर्क तो हर राजनीतिक दल में होते हैं, लेकिन मूलभूत जो मुद्दे थे, जो कमी थी, उन कमियों को, जो 5 राज्यों में पहले भी चुनाव थे, कांग्रेस मानती थी कि भाई उनका जो संगठनात्मक है, युवा कांग्रेस है, उनका सेवा दल है, उसमें महिला कांग्रेस संगठन है, तमाम जो उनके आंसरिक संगठन है वो नहीं थे। बावजूद इसके यहाँ पर सीधी सीधी लड़ाई, जहां भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार नहीं, मोदी सरकार की गारंटी, मोदी जी के चेहरे पर वो पूरे चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर कोई भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करें, ये पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ रही है। और वहां पर जो चुनाव है, कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है वो राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ रही है। कांग्रेस में भी जो संगठनात्मक पहलू अगर आप कहें, और कुछ आप कहेंगे कि उनकी जो बहन है प्रियंका गांधी जी, उनकी भी मेहनत को नकारा नहीं जा सकता। और जिस तरीके से इस बार अखिलेश ने अपने परिवार को एक सीमित दायरे में उन्होंने रखा और जातियों का संतुलन बना करके उन्होंने जो छोटे छोटे दलों का खेल चलता था, और जिस छोटे छोटे दलों के खेल को भाई सारी राजनीतिक पार्टियां, भाई निषाद पार्टी क्या है, वो कश्यप निषाद जातिवाद पार्टी है कि नहीं है,
अनुप्रिया पटेल की क्या कुर्मी समाज की पार्टी है? कुर्मियों के नेता कम है क्या? नीतीश कुमार जी कुर्मी के नेता नहीं है क्या? स्वतंत्र देव सिंह इतने बड़े भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, जल शक्ति मंत्री है, कुर्मियों के बड़े नेता नहीं है क्या? तमाम जो कुर्मियों के नेता हैं, पंकज चौधरी जी कुर्मियों के नेता नहीं है क्या? तो ये सारा जो फैक्टर चल रहा था, जो लास्ट में आकर के जातिवाद पर आ गया, और आपने देखा कि जो चुनाव हिंदू मुस्लिम, उनको जो मूलभूत मुद्दे थे, मुद्दों से हट करके, लेकिन राहुल गांधी जी ने, जो मैं समझता हूं कि उन्होंने कहा कि भाई संविधान बचाओ, और मैं समझता हूं जो संविधान बचाने वाला मामला अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जब आगे बिल्कुल राजू जी, यानी कि देखा जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव की अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो जो मुद्दे हैं वो भी एक अहम फैक्टर रहा है, क्योंकि जहां पर बीजेपी जो अहम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना और तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी बोलने से बची है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष ने अपना काम किया है और विपक्ष के तरीके ही उन मुद्दों को काफी ज्यादा उठाया है, जनता के बीच उन मुद्दों को लेकर के गए हैं, और कहीं ना कहीं इससे संविधान की बात भी जो है वो सामने आती है। इसी बीच जनता को रुझान बता देते हैं, जहां पर लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। गया से जीतन राम मांझी 56,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, और बेगूसराय से गिरिराज सिंह 5,621 वोट से पीछे चल रहे हैं, और बक्सर से बीजेपी सिर्फ 36 वोट से आगे चल रही है। देखा जाए तो बक्सर में जो जीत का अगर हम मार्जिन देखें तो 36 वोट है। अंकुर जी, जिस तरीके से आपने भी अभी बताया कि जो जीत का मार्जिन है वो लगातार कम होता नजर आ रहा है, हालांकि वो 2000 से 3000 के बीच बना हुआ था, लेकिन अगर बक्सर की बात की जाए तो मात्र 36 वोट जिनसे बीजेपी आगे चल रही है, और हालांकि अभी रुझानों में हो सकता है कि ये 36 वोट जो है वो भी कम हो जाए और बीजेपी पीछे हो जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, बक्सर की लड़ाई अनोखी रही है। वहां पे असम से भी कोई एसपी थे, हालांकि उन्होंने उतने ज्यादा वोट नहीं काटे हैं, बट जब आप 36 वोटों पे आते हैं तो 5,000 वोट भी अगर कोई काट रहा है, कोई निर्दलीय प्रत्याशी काट रहा है, तो वो एक बड़ी संख्या होती है। जैसे वहां पे अश्विनी चौबे जी का टिकट काटा गया और उसके बाद की जो पूरी घटनाएं रही हैं, तो ब्राह्मणों में एक नाराजगी दिखी, फिर मिथिलेश तिवारी जी को लेके आए जो संगठन के नेता थे, पब्लिक फिगर नहीं थे, फिर वहां पे बाकी संगठनों की भी एक लड़ाई चली, तो उसमें कहीं ना कहीं ये फाइट ऐसी ही जाएगी, जो मार्जिन जो है वो 25-30 हजार या उससे नीचे का ही होना है, वहां पे नेक टू नेक फाइट जाएगी। ऐसे ही आपने अभी जस्ट बेगूसराय की बात की, तो बेगूसराय जबकि पहले बिहार का लेनिनग्राद बोला जाता था, जैसे जो CPIML की पुरानी परंपरागत सीट रहती थी, अभी वैसा वर्चस्व नहीं है, बट गिरिराज सिंह के कई सारे वीडियोस आए थे जिसमें उनकी नाराजगी दिखी थी। उन्हीं जिस जाति से वो आते हैं, वो भूमियार जाति से आते हैं, और उसकी नाराजगी दिखी थी। सेम नाराजगी अगर आप देखें तो जहानाबाद से अभी सुरेंद्र यादव आ गए हैं आरजेडी से, जो नाराजगी भूमियारों की एक प्रति दिखी थी, तो उसका असर आपको 2-3 सीटों पे दिख रहा है। मैंने राजपूत कुशवाहा डोमिनेंस की बात करी, तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र में जैसे जो शिंदे साहब हो गए या अजीत पवार जी हो गए, उनका कोई प्रभुत्व नहीं दिखा, उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा जी अभी पीछे चल रहे हैं, जो एनडीए में अलायंस पार्टनर है। बिल्कुल देखिए अंकुर जी, यहाँ पर रोकना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की देखिए राजनीति में बड़ा उलटफेर दिख रहा है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही है, और बारामूला से इंजीनियर राशिद आगे चल रहे हैं। बारामूला से इंजीनियर राशिद आगे। आपको बता दें कि इंजीनियर राशिद फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। तो जम्मू कश्मीर में के रुझानों में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के रुझानों में एक बड़ा उलटफेर, जहां पर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही हैं। तो वहीं बारामूला से इंजीनियर राशिद आगे चल रहे हैं। बता दें कि फिलहाल इंजीनियर राशिद तिहाड़ जेल में बंद है। इंजीनियर राशिद फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, और जिस तरीके से रुझानों में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, इंजीनियर राशिद जो कि आगे चल रहे हैं, रुझानों में बात की जाए तो आंकड़ों से आगे चल रहे हैं, और वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। देखा जाए तो अंकुर जी, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ के रुझानों में जिस तरीके से उलटफेर देखने को मिल रहा है, इंजीनियर राशिद आगे चल रहे हैं और फिलहाल तो वो तिहाड़ जेल में बंद है। इस स्थिति को आप किस रूप में देखते हैं? तो एक बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर के रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के रुझानों में बड़ा उलटफेर, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पीछे।
बारामूला से इंजीनियर राशिद आगे चल रहे हैं। इंजीनियर राशिद फिलहाल तिहाड़ जेल में है बंद। जम्मू कश्मीर के रुझानों में एक बड़ा उलटफेर। और चुनावी के अपडेट हम आप तक पल पल तक पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।